नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा भाजपा के गुंडे पोलिंग बूथ में जाने नहीं दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि शीतलकुची, नतलबाड़ी और तूफानगंज और दिनहाटा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा कर रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बूथ में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से जरूरी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने निकल के आई हैं। कूच बिहार के सीतालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह यहां पर हालात पर काबू पाया। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यहां पर वोटिंग के दौरान जमकर के बवाल हुआ है और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हुई है। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन, केएमपी हाईवे बंद, ट्रॉली, गद्दे और चारपाई लेकर के हाईवे पर बैठे किसान, वाहन, एम्बुलेंस को सिर्फ मिलेगी छूट। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते हुए आज 135 दिन हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केएमपी हाईवे बंद करने का आह्वान किया है। इसी तर्ज पर सिंघू बॉर्डर से आए किसानों ने 1 नंबर कुंडली टोल प्लाजा सोनीपत को बंद कर दिया है। किसान मोर्चा ने आंदोलन को तेज करने के लिए केएमपी हाईवे 24 घंटे के लिए बंद किया है। तो वहीं किसानों ने हाईवे पर ही ट्रॉलियों को लगा दिया है। इसके साथ ही टोल प्लाजा पर एक मंच भी बनाया गया है जहां से किसान लगातार भाषण दे रहे हैं। करीब आप लोगों को बताते चले, 1000 से भी अधिक संख्या में किसानों ने हाईवे बंद के दौरान टिकरी बॉर्डर पर हुए एक किसान की मृत्यु पर 2 मिनट का मौन भी रखा। देख सकते हैं दोस्तों, किसानों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए केएमपी हाईवे बंद कर दिया है पूरी तरीके से। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मोदी सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की दूसरी भयानक लहर, प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन को मजबूर। ये यहाँ पर मोदी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर है। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपए देना आवश्यक है, आम जन के जीवन व देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और एक बार फिर से घेरा है केंद्र सरकार को। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। ज्ञान वापी को लेकर के सियासी संग्राम, फैसले को चैलेंज करेंगे जफरयाब जिलानी। ओवैसी बोले, इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। आप लोगों को बताते चलिए क्या कुछ है पूरा मामला। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में एएसआई जल्द ही सर्वे शुरू करेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 5 लोगों की टीम बना करके सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ये टीम खुदाई करके मिले साक्ष्यों का अध्ययन करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे की जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ढांचे के नीचे क्या था, इसकी जांच की जाएगी। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके सुधार करवाना चाहिए। एएसआई से केवल धोखाधड़ी की ही संभावना है और इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। ज्ञानवापी को लेकर के सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और इस फैसले को चैलेंज करेंगे जफरयाब जिलानी। तो वहीं भड़के हैं ओवैसी। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर नॉर्वे की प्रधानमंत्री पर लगाया गया जुर्माना। क्या भारत में ऐसा संभव है? आप लोगों को बताते चलें, नॉर्वे में कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने पर पीएम पर जुर्माना लगा दिया गया है। ये जुर्माना नॉर्वे पुलिस ने लगाया है। आप लोगों को बताते चलें,
पीएम सोलबर्ग ने अपने जन्मदिन पर पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन में जमकर के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पीएम पर तत्काल कार्रवाई की गई और यहां पर 2352 अमेरिकन डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जो कि यहां पर भारतीय मुद्रा में बात करें 1,75,000 रुपए होती है। तो वहीं नॉर्वे की प्रधानमंत्री पर हुई इस कार्रवाई पर भारत में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। भारत के लोग इस कार्रवाई की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसी ही कार्रवाई भारत में भी करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि भारत में एक बार फिर से कोरोना अपना खौफनाक चेहरा दिखा रहा है। कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में देश के लोगों को जागरूक करने की बजाय भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री धड़ल्ले से धुआंधार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। आम आदमी का गुस्सा भारत के नेताओं पर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर इन्हें अभद्र गालियां देते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो वहीं इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, ना इनकी रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है और ना ही ये खुद मास्क पहनते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग किसी दूसरे देश के निवासी हों और इन पर कोई भी भारतीय कानून लागू नहीं होता है। देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर नॉर्वे की प्रधानमंत्री पर पुलिस ने लगा दिया जुर्माना, लेकिन हमारे यहाँ की संस्थाएं सिर्फ यहाँ पर तलवे चाटने में लगी हैं और चाटुकारिता करने में। इसी को लेकर के लोग यहाँ पर काफी भड़क रहे हैं सोशल मीडिया पर और पूछ रहे हैं कि आखिर भारत में ऐसा संभव क्यों नहीं है। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार राज्यपाल से नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। तेजस्वी यादव ने फागू चौहान को लिखा है पत्र। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर के बिहार की निरंकुश और अलोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा में हुई घटना के लिए दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जनभावना के अनुसार सदन के विधायक गण की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध, मुख्यमंत्री और उनके सिपह सलारों को नागवारा गुजरा और उनके इशारे पर सदन के अंदर पुलिस प्रशासन की ओर से बर्बर तरीके की हिंसक कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस और एआईयूडीएफ अपने उम्मीदवारों को भेज रही है जयपुर। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। 5 राज्यों में से 4 राज्यों की वोटिंग खत्म होने के बाद अब कांग्रेस चुनाव के बाद की तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट करना अभी से ही शुरू कर दिया है। असम में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है, जहां एक और बीजेपी निश्चित जीत का यहां पर दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि पार्टी की जीत यहां पर सुनिश्चित है। ऐसे में कांग्रेस ने अब असम से अपने सभी प्रत्याशियों को यहां पर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशियों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल ले जाकर के ठहराया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ सहयोगी एआईयूडीएफ के भी उम्मीदवार जयपुर पहुंचे हैं। आप लोगों को बताते चले, यहां पर एआईयूडीएफ बड़ा खेल कर सकती है असम के अंदर और बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है इस बार के चुनावों में, क्योंकि यहां पर बीजेपी के खिलाफ साफ लहर दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। अमित शाह को काबू में रखें पीएम मोदी, वो भड़का सकते हैं दंगे, ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। एक रैली के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी को गृह मंत्री अमित शाह को काबू में रखना चाहिए, वे बंगाल में दंगे भड़का सकते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह पुलिस पर गलत काम करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले भी कई बार सीएम ममता बनर्जी अमित शाह को दंगाई कह चुकी हैं और वह कहती हैं कि अमित शाह लगातार बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और पूरी ही बीजेपी बंगाल के अंदर दंगा करवाना चाहती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है भाजपा पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग को 4 राज्यों के चुनाव बीतने पर कोरोना गाइडलाइंस की आई है याद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने और पश्चिम बंगाल के 8 में से 4 चरण पूरे होने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग को जनसभाओं में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की सुधाई है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिवों को पत्र लिखकर के पिछले साल अगस्त में अपनी तरफ से जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस की याद दिलाई है और इसके निर्देशों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि जो भी पार्टी यहां पर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगी उसकी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग तब कर रहा है
जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बंगाल में भी 4 चरणों का मतदान हो चुका है, तब यहां पर चुनाव आयोग को सुधाई है। यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की याद आई है चुनाव आयोग को। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी शाह योगी की रैलियां हो सकती हैं तो ट्रेन से मजदूरों को घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है, ये यहां पर बीजेपी को घेरा है संजय सिंह ने। आप लोगों को बताते चले, देश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। इसी बीच दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की एक बार फिर से अपने गृह राज्यों की तरफ जाने की दौड़ शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते सख्त किए गए नियमों के बीच दोबारा लॉकडाउन लगने की अटकलें लग रही हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, खबर सामने निकल के आई है कि मुंबई से उत्तर प्रदेश आ रही एक ट्रेन में भीड़ नजर आई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये मेरी समझ के बाहर है कि जब पीएम, सीएम और यहां पर गृह मंत्री की चुनावी रैली हो सकती है तो ट्रेनें चला करके मजदूरों को उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। मजदूरों से इतनी नफरत आखिर क्यों? क्या एक बार फिर उनका जीवन संकट में डालने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार? ये यहां पर संजय सिंह ने घेरा है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, टीका खरीद में राज्यों की भूमिका बढ़ाने और निर्यात पर रोक की मांग। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर के आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद और वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए और टीके निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस पत्र में राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और उसमें लापरवाही के कारण टीकाकरण का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा है कि टीके के आपूर्तिकर्ताओं को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि टीके तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सके। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।